गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन एक और नया लेसन शुरू करते हैं। मानव में उत्सर्जन है तंत्र। अब देखो बेटा, इससे पहले वाली पीछे वाली क्लासों में आपने एक और लेसन पढ़ा था, मानव में पाचन है तंत्र। पाचन तंत्र में पाचन के द्वारा भोजन के जटिल घटक किस में बदल गए थे? सरल घटकों में। जैसे प्रोटीन का पाचन हो गया था बेटा किसमें? एमिनो एसिड में। लिपिड का पाचन हो गया था बेटा किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। स्टार्च का पाचन हो गया था बेटा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में। ये जो पचित भोजन के घटक है, इनका क्या हो गया बेटा? अवशोषण। और अवशोषण का मतलब है हार्नाल से बचे हुए भोजन का रक्त या लसिका में क्या होना बेटा? ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। अवशोषण का मतलब पचित भोजन कहां पहुंच गया? एटलीस्ट बेटा कहां पहुंच गया? ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में पहुंचे हुए पचित भोजन की दो प्रोसेस होती है। या तो उस पचित भोजन को शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा? स्टोरेज कर लिया जाता है, या उस पचित भोजन को कोशिका या ऊतकों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोशिका या ऊतकों में ट्रांसफर होने के पश्चात पचित भोजन किस में भाग लेता है बेटा? उपापचय क्रियाओं में क्या लेता है बेटा? भाग लेता है। उपापचय क्रियाओं के अतिरिक्त जो भोजन है उसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, जिसको बाद में काम लिया जाता है। इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो भोजन पहुंचा है, उस भोजन की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? शरीर के अंदर निर्माण होता है, जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं, क्या होते बेटा? शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। क्या कहा अपन ने? अपन ने भोजन बाहर से ग्रहण किया, उसका पाचन तंत्र द्वारा पाचन हुआ। पाचन में मूल रूप से प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में हो गया, लिपिड का पाचन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हो गया, स्टार्च का पाचन किस में हो गया बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में हो गया। फिर उससे हार्नाल का अवशोषण हो गया। अवशोषण का मतलब वो कहां ट्रांसफर हो गए? ब्लड में। ब्लड में पहुंचे हुए पचित भोजन के में से कुछ पचित भोजन कोशिकाओं में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और कोशिकाओं में वो पचित भोजन उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, तो उसकी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है। और अतिरिक्त जो पचित भोजन है उसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। अब पचित भोजन की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों का या अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं होते हैं बल्कि हानिकारक होते हैं। जैसे एग्जांपल CO2, H2O व नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि का निर्माण होता है।
अब उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को शरीर क्या नहीं कर सकता है बेटा, अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। तो इनको शरीर से क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। अब इन अपशिष्ट पदार्थों में से CO2 को निकाल दिया जाता है बेटा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकाल दिया जाता है। जो अतिरिक्त जल है उस जल को बेटा किसके रूप में, मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर किसके रूप साथ में बेटा, पसीने के रूप में शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल। बच्चे कौन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा, उत्सर्जन कहलाता है। और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन किसके उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, तो आपको याद करो बेटा, ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, CO2 प्लस जल बनता है, जिसको श्वसन की प्रक्रिया द्वारा या मल के साथ या पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब बचा क्या आपके पास, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन किसमें हो गया बेटा, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड व प्रोटीन की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कौन से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है बेटा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन या एमिनो एसिड की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा, उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। उत्सर्जन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो विशेष प्रकार के अंगों से क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो एक विशेष प्रकार के अंगों से संपन्न होती है। वे अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं, उन अंगों को क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। अब उत्सर्जी अंगों से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उस तंत्र को अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जी अंगों से मिलकर या वे अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं, उन अंगों से मिलकर बने हुए तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या जिस तंत्र की सहायता से उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले आपके पास शब्द आना चाहिए बेटा, उत्सर्जी पदार्थ। वे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जिनको उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर वे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जिनको शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया में बाहर निकाला जाता है उन पदार्थों को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, अमोनोटेलिक प्राणी, नंबर 2 यूरियोटेलिक एनिमल्स, और नंबर 3 यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से हो गए, वे प्राणी, या इन सुशब्दों से सबको छोड़ के छोड़ो, सभी एनिमल्स के अंदर प्रोटीन या प्रोटीन की एकलक इकाई एमिनो एसिड के
अपघटन से सभी एनिमल्स के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा? अमोनिया का निर्माण होता है। सभी एनिमल्स के अंदर प्रोटीन या प्रोटीन की एकलक इकाई एमिनो एसिड के डीकंपोजिशन या अपघटन से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अब यदि कोई एनिमल्स अमोनिया को ही किसके रूप में बाहर उत्सर्जित करता है बेटा? अमोनिया को ही शरीर से क्या करता है? बाहर उत्सर्जित करता है। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया के रूप में करते हैं। ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं बेटा? अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। अब अमोनिया एक अत्यंत विषैला पदार्थ है, जिसके कारण इसको शरीर में क्या नहीं किया जा सकता बेटा? संचय नहीं किया सकता। दूसरा, अमोनिया जल में क्या है बेटा? क्या है? घुलनशील है। अब घुलनशील होने के कारण अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए वे ही प्राणी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में त्याग करते हैं, जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में किसकी पूर्ति होती है बेटा? जल की पूर्ति होती है। जैसे सभी लोअर प्राणी या लोअर नॉन कोर्डेटा जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केरिथीज, ये जो प्राणी है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में बाहर निकालते हैं बेटा? अमोनिया के रूप में। इसके अलावा फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं, ये मछलियां भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में बाहर निकालती है? अमोनिया के रूप में बाहर निकालती है। दूसरा है अपने पास बेटा कौन से प्राणी? यूरियोटेलिक प्राणी। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ऐसे प्राणियों को अपन क्या कहते हैं बेटा? यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं बेटा? यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। अब जो यूरियोटेलिक प्राणी है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में बाहर निकाल रहे हैं? यूरिया के रूप में। जबकि इन प्राणियों के अंदर भी प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के डीकंपोजिशन से किसका निर्माण होता है बेटा? अमोनिया का निर्माण होता है। लेकिन उस अमोनिया को ये प्राणी एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा, एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा? अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या कहा अपन ने? वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से किसके रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ऐसे प्राणियों को अपन कहते हैं यूरियोटेलिक प्राणी। अब यूरियोटेलिक जो प्राणी है, इनके अंदर भी प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के डीकंपोजिशन से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। लेकिन इस अमोनिया को ये प्राणी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा? यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूरिया में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या होगा? तो पहला बेनिफिट ये होगा बेटा कि यूरिया किसकी तुलना में? यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैली होती है, जिसके कारण अमोनिया की तुलना में यूरिया को कुछ समय के लिए शरीर में क्या किया जा सकता है बेटा? संचय किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जो यूरिया है वो अमोनिया की तुलना में जल में कम घुलनशील होती है, और कम घुलनशील होने के कारण यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अमोनिया की तुलना में किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? कम जल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे प्राणी कौन से हो गए? यूरिकोटेलिक प्राणी। जैसे एग्जाम्पल बेटा, सभी अस्थिल व उपास्थिल मछलियां कैसी होती है बेटा? यूरियोटेलिक प्रकार की होती है। नंबर 2, सभी उभयचर एम्फीबियन कैसे होते हैं बेटा? यूरियोटेलिक होते हैं। और तीसरा बेटा कौन? मैमल्स या स्तनधारी, जैसे मानव है, खरगोश है, बंदर है, ये सारे कैसे होते हैं बेटा? गाय भैंस भेड़ बकरी है, कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? यूरियोटेलिक प्रकार के होते हैं। अब मानव कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी। कैसा प्राणी है बेटा? यूरियोटेलिक। क्योंकि अपन को तो किसका उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है? अपन मानव के उत्सर्जन तंत्र की बातें कर रहे हैं। तीसरा है बेटा कौन सा? यूरिकोटेलिक प्राणी। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं बेटा? यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। ऐसे प्राणियों क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। वे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। ऐसे प्राणियों को अपन क्या कहते हैं बेटा? यूरियोटेलिक प्राणी, यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों में भी प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के डिकम्पोजिशन से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। लेकिन ये प्राणी अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको शरीर से बाहर क्या करते हैं? निकालते हैं। अब बेनिफिट क्या हुआ? अमोनिया को यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट करके इसको शरीर से अगर बाहर निकालते हैं तो इन प्राणियों को बेनिफिट क्या है बेटा? तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है बेटा? जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड अमोनिया एंड यूरिया दोनों की तुलना में क्या है? कम जहरीला है, जिसके कारण इनको लंबे समय तक शरीर में क्या किया जा सकता है? संचय किया जा सकता है। दूसरा, यूरिक एसिड जल में क्या है बेटा? अघुलनशील होता है, और अघुलनशील होने के कारण इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए नाम मात्र के जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनमें जल की क्या बनी रहती है बेटा? पर्याप्त पूर्ति बनी रहती है या मात्रा बनी रहती है। ये पेस्ट के रूप में अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सभी पक्षी जो बीट करते हैं उसी में यूरिक एसिड होता है, और जो अघुलनशील होता है, क्योंकि घुलनशील न होकर क्या है? किसके रूप में? देखना आप, बीट क्या होती है बेटा? जो पेस्ट के रूप में बाहर आती है वो अघुलनशील होती है। पक्षी। दूसरा बेटा इंसेक्ट, और तीसरा बेटा रेप्टाइल्स। तीसरा क्या बेटा? रेप्टाइल्स। इसके अलावा मृस्थलीय आवास में पाए जाने वाले कुछ स्तनधारी भी किस प्रकार के प्राणी होते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी? अपन मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव एक किस प्रकार का प्राणी है बेटा? यूरियोटेलिक प्रकार का प्राणी है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। अब उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए मानव में एक विकसित प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाता है। ये उत्सर्जन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अपन
मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं बेटा। मानव उत्सर्जन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। ये आ गया बेटा आपके पास किसका तंत्र है? मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव जो उत्सर्जन तंत्र है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है बेटा किडनी, दूसरा पार्ट आता है मूत्रवाहिनी, तीसरा पार्ट आता है मूत्राशय, चौथा पार्ट आता है मूत्र मार्ग। ये आपके पास मानव का क्या आ गया बेटा? उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र है वो 4 भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला पार्ट आ रहा है बेटा कौन सा? किडनी। दूसरा पार्ट आ रहा है कौन सा? मूत्रवाहिनी। तीसरा पार्ट आ रहा है मूत्राशय। चौथा पार्ट आ गया बेटा मूत्र मार्ग। अब सबसे पहले आज अपन किसकी बात करते हैं?
किडनी की बात करते हैं और किडनी में भी किडनी की बाह्य संरचना से संबंधित बात करते हैं। तो मानव में एक जोड़ी क्या पाई जाती है बेटा? किडनी पाई जाती है, जो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मानव में एक जोड़ी किडनी किसके अंदर बेटा? उदर गुहा के अंदर। कौन सी सतह पर? पृष्ठ सतह पर, यानी कि यहां वाले भाग। मानव में एक जोड़ी किडनी उदर गुहा के अंदर किस सतह पर बेटा? पृष्ठ सतह पर। किसके दोनों ओर? बैकबोन के दोनों ओर पाई जाती है। मानव में एक जोड़ी किडनी उदर गुहा के अंदर पृष्ठ सतह पर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है। प्रत्येक किडनी की आकृति सेम के बीज के आकार की होती है। प्रत्येक किडनी सेम के बीज के आकार की होती है, जिसका बाह्य भाग उत्तल प्रकार का, जबकि आंतरिक भाग कैसा होता है बेटा? अवतल होता है। ये भाग अवतल और ये भाग कैसा होता है? उत्तल। अवतल वाले भाग में एक खड्डा पाता है, इस खड्डे को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। एक हाइलम कहां आया था बेटा? बीजांड और फ्यूनिकल जिस भाग पर जुड़ते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? हाइलम। इस बार नीट में ये 2020 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। बीजांड एंड फ्यूनिकल जिस भाग पर जुड़ते हैं उस भाग को कहते हैं हाइलम। यदि हाइलम फुला हुआ भाग है तो उसे क्या कहते हैं? रेफे। एक किडनी के अवतल सतह पर एक खड्डा पाता है, ये जो खड्डा बनता है इस खड्डे को क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं। इस हाइलम वाले भाग से कौन कौन बेटा? वर्क धमनी। वर्क धमनी का मतलब क्या हो गया? महाधमनी से शुद्ध रक्त या महाधमनी से जो रक्त लेकर किडनी में धमनी जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्क धमनी। इस हाइलम वाले भाग से वर्क धमनी व तंत्रिकाएं किस में प्रवेश करती है बेटा? किडनी के अंदर प्रवेश करती है। ये इसमें क्या कर रही है बेटा? प्रवेश। वर्क धमनी के साथ साथ इसी भाग से क्या प्रवेश करती है? तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। जबकि इसी हाइलम वाले भाग से क्या बाहर निकलती है बेटा? मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी इसी हाइलम वाले भाग से किडनी से क्या होती है? बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी के साथ लसिका वाहिनी, या इसको अपन कह सकते हैं बेटा वर्गशिरा भी कह सकते हैं। और साथ में वर्गशिरा इसी भाग से क्या निकलती है बेटा? बाहर निकलती है। अब दोनों किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में एक ग्रंथि पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि या क्या कहते हैं बेटा? अधिवरक ग्रंथि कहते हैं। अब जो किडनी है उसका निर्माण होता है बेटा भ्रूणीय मेसोडर्म से। किससे होता है बेटा? भ्रूणीय मेसोडर्म से। और मानव में पाए जाने वाली जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है बेटा? मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।